नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूटू गैस में। तो हम देख रहे हैं मैपिंग चल रहा है अभी दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट है। ये दो मैप पहले से बने हुए हैं। इसे लैटिन अमेरिका ही बोला जाता है। फैक्ट आपको देखना है, राइट भी करना है। लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका क्यों बोला जाता है, क्या कारण है? क्योंकि भाषा इनकी लैटिन है। लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा अर्थात पुर्तगाली, स्पेनी। तो पुर्तगाल और स्पेन के निवासी हैं यहाँ पे, वंशज इन्हीं के हैं, इसलिए पुर्तगाली और स्पेनिश बोला जाता है लैटिन भाषा। तो लैटिन अमेरिका देश के नाम से जाना जाता है। इसका फिजिकल सेक्शन देखना है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ उठाइए आप गुयाना हाईलैंड। गुयाना ऊंच भूमि से बोला जाता है, गुयाना का पठार या हाईलैंड। जब भी आएगा हाईलैंड क्या होते हैं? पठार होते हैं। पूरा आपका कैरेबियन सागर से स्टार्ट करेंगे, एक बेल्ट बनाएंगे ऐसे करके चिली तक जाएंगे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत माला। तो एंडीज पर्वतमाला, गुयाना का पठार, ये पूरा तट के साथ अटलांटिक महासागर का तट है, इसके साथ चलेगा, ब्राजील में है। इसे बोलेंगे ब्राजीलियन पठार। ब्राजीलियन पठार। ब्राजील का पठार ब्राजीलियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। हाईलैंड। तो एक गुयाना का पठार, ब्राजीलियन पठार, और इन दोनों के बीच में मिलेगा ये बड़ा सा पोर्शन, गुयाना का पठार ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में अमेजन वन। अमेजन वन फॉरेस्ट है, घना वन है। अमेजन के घने जंगल मिलेंगे इन दोनों पठारों के बीच में। ये आपको मिलेगा ग्रान चाको, एक बड़ा सा क्षेत्र है, नाम याद करना है आपको, ग्रान चाको। एक प्लेन क्षेत्र है, ग्रान चाको। ग्रान चाको के नीचे आएंगे, ये पूरा इलाका है पंपास ग्रासलैंड। ग्रान चाको के नीचे पंपास, पंपास घास। एक बार फिर से देख लीजिए, जो फिजिकल सेक्शन पढ़ना है। एक साइड पर्वत बना लेंगे एंडीज पर्वतमाला, सिर्फ एक ही पर्वतमाला है पूरा दक्षिण अमेरिका देश में। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें एक ही पर्वतमाला मिलेंगे, वह है एंडीज पर्वतमाला। ये तट के साथ है, प्रशांत महासागर तट के साथ, कैरेबियन सागर से लेकर चिली तक, और सेकंड पट्टी के रूप में है। चौड़ाई अधिकतम 700 किलोमीटर आपको बोलिविया वाले इलाके में मिलेगी, इस वाले इलाके में। इसके साथ मिलेंगे पठार। एक ये वाला पठार है, गुयाना एक देश है, उसके नाम पे रखा गया गुयाना हाईलैंड। ब्राजील, ब्राजील में एक पठार है ब्राजीलियन हाईलैंड। तो ब्राजील का पठार, और एक अन्य भी पठार है यहाँ पे, फिलहाल अभी तक जो लिखा हुआ है उसको नोट करेंगे। ब्राजीलियन हाईलैंड के साथ सटा हुआ है ग्रान चाको, बोलिविया, परावे, और साथ साथ ब्राजील में है ग्रान चाको का मैदान। और अर्जेंटीना में भी फैला हुआ है, विशाल क्षेत्र है, 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है ग्रान चाको। बीच बीच में पठार पहाड़ी मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली पोर्शन प्लेन है। तो ग्रान चाको आपको दिखेगा यहाँ पे। ग्रान चाको के नीचे आएंगे आप, पंपास ग्रासलैंड अर्जेंटीना मिलेगा, और उर्वरे, अर्जेंटीना उर्वरे में एक घास का मैदान है। इस घास के मैदान को बोला जाता है पंपास ग्रासलैंड। ये वाला इलाका है जो पंपास ग्रासलैंड है। पंपास ग्रासलैंड के नीचे चले जाएंगे, आपको मिलेगा पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो ये पूरा इलाका क्या है बोलना आपको? पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार और पेंटागोनिया का मैदान।
किस तरीके का है? मरुस्थल है। यह अर्ध मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल भी कभी कभी बोला जाता है, क्योंकि मैदान है, पठार है, लेकिन बारिश कम होता है, तो मरुस्थल है और अर्ध मरुस्थल है। एक शुष्क क्षेत्र है, लेकिन शुष्क क्षेत्र है शीतोष्ण ठंडा वाला क्षेत्र है पेंटागोनिया का पठार। वर्षा कम होते हैं। वर्षा कम होने के कारण ये पूरा इलाका जो पेंटागोनिया है, एक क्षेत्र है, रीजन है, इसमें पठार, घास के मैदान और मरुस्थल मिलते हैं। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल वर्षा कम होने के कारण मरुस्थल है। किस तरीके का मरुस्थल अगर पूछता है तो शीतोष्ण मरुस्थल है, क्योंकि मकर रेखा के दक्षिण में ये। ब्राजील में एक और पठार मिलेगा, ब्राजीलियन हाईलैंड के बगल में मांटो ग्रासो का पठार। ब्राजील का एक स्टेट है मांटो ग्रासो का पठार भी है, ब्राजीलियन हाईलैंड के साथ और अमेजन वन के दक्षिण में। तो ये वाला इलाका मांटो ग्रासो, ये तो अमेजन हो गया तट के साथ, पूरा एंडीज पर्वत से लेकर तट के साथ अमेजन वन। तो क्या क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े आप गुआना हाईलैंड, इसके साथ ये वाला पूरा एंडीज पर्वत, ब्राजीलियन हाईलैंड, ग्रान चाको। ग्रान चाको के नीचे आएंगे पंपास ग्रास का मैदान, पंपास ग्रास के मैदान के नीचे पेंटागोनिया का मैदान, और ये वाला मांटो ग्रासो का पठार। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और वन वाला पूरा क्षेत्र जो डेंस फॉरेस्ट है, ये अमेजन का वन कहलाता है। इतने घने वन हैं और इतने हाइट होते हैं वनस्पतियों की, जो वनस्पति है अधिक लंबे होते हैं, 100 मीटर से भी अधिक ऊंचे वृक्ष होते हैं। सूर्य की किरण धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, अर्थात धरातल तक भी वन का जो क्षेत्र होता है वहां तक सूर्य की किरण नहीं पहुंच पा रही है। तो पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट है और अंधकार वाला है। बहुत सारे लता पता भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जाना जाता है वर्ल्ड में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। अमेजन वन वर्ल्ड में ऑक्सीजन का सप्लाई वाला सबसे बड़ा सेंटर है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो अमेजन वन है, इसकी कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। हाल फिलहाल में सुर्खियों में था ये कि अमेजन वन को काटा जा रहा है, खेती की जा रही है। रिजल्ट है कि लगातार यूरोप का प्रतिक्रिया आया, ब्राजील के ऊपर एक दबाव बना कि कैसे भी इस फॉरेस्ट को बचाए, क्योंकि इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं ब्राजील को। एक बार थोड़ा नदी देख लीजिए, कौन कौन सी नदी है और कहाँ कहाँ पे है। सेक्शन तो ऐसे ही पढ़ना होगा, इसके साथ थोड़ा सा और देख लेंगे। ये एक मिलेगा अमेजन फॉरेस्ट जो है, इससे एक नदी निकल रही है, अमेजन नदी। अमेजन नदी ऑलमोस्ट 6500 किलोमीटर लंबी नदी है। एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, पेरू में, पेरू के एंडीज से निकलती है। पहले तो आपको कंट्री याद कर लेना है कि कौन कौन से एंडीज वाले देश हैं, कहाँ कहाँ से एंडीज गुजर रही है। तो 7 देश मिलेंगे लाइन से, कोस्ट के साथ ही। वेनेजुएला से लेके चिली तक आएंगे। तो पेरू भी एक देश है, लीमा राजधानी है, इसी के क्षेत्र से निकल रही है अमेजन नदी। तो एंडीज पर्वतमाला सोर्स है, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है, इसका मोस्टली ऊंचा चोटी, तो 12 महीना जल की सप्लाई होती है जो भी नदी निकल रही है एंडीज पर्वतमाला से। उसके बाद 6500 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। विश्व की सेकंड सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहला नंबर पे नील नदी है, नील के बाद ही इसका नाम आता है अमेजन का, सिंगल नदी में। और पानी की बात करें, जल की मात्रा, तो विश्व का सबसे अधिक वाटर जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो इसकी सबसे अधिक है, अर्थात पानी की मात्रा सर्वाधिक अमेजन नदी में। नील नदी में पानी की मात्रा बहुत कम है अमेजन की तुलना में। और इसका सोर्स क्या है, तो एंडीज पर्वतमाला के बहुत सारी नदियां हैं, सहायक नदी, 1000 से ज्यादा सहायक नदी है अमेजन की। रिजल्ट है पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है। इसका 1600 किलोमीटर का जो
क्षेत्र है, जल मार्ग। 1600 किलोमीटर का जल मार्ग जिसपे ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन। तो अटलांटिक महासागर से अगर डेंस फॉरेस्ट में जाना है अमेजन वन में, तो सोर्स क्या है कि अमेजन नदी का ही अनुसरण करिए। अदरवाइज तो ये अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वॉल्यूम में सबसे प्रथम नंबर पे आता है। अर्थात जल की मात्रा पूछेगा तो आपको सिंगल नदी बताना है, अमेजोन। अमेजोन ही अमेजन नदी है, बाय मिस्टेक हो गया अमेजन। अमेजोन और अमेजन अलग अलग है। एक दूसरी नदी देखिए, इसमें पराना नदी है। अभी पहले क्षेत्र हम लोग देख लेंगे, बाकी खूबियत बाद में देखेंगे। दूसरी बड़ी नदी जो निकल रही है ब्राजीलियन हाईलैंड से, उसका नाम है पराना। पराना नदी ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है। और रिया डिलो प्लाटा ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है। और प्लाटा, तो एक दूसरी नदी हमको देखना है, कौन सी नदी है वो। देखिए अभी रफी डायग्राम समझिएगा, हो सकता है। ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, ब्राजीलियन हाईलैंड से एक नदी निकल रही है, 3 कंट्री से गुजर रही है। ब्राजील से इसके साथ निकल रही है पराग्वे और अर्जेंटीना। ये 3 कंट्री है, यहाँ से मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है पराना नदी। पराना नदी ब्राजीलियन हाईलैंड से निकल के अंत में रियो डिला प्लाटा देखेंगे, अर्जेंटीना के पास एक खाड़ी है, रियो डिला प्लाटा। प्लाटा खाड़ी को बोला जाता है। तो प्लाटा में गिर रही है यहाँ पे पराना नदी। दूसरी बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका की, दूसरी बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका की। पहला नंबर पे अमेजन नदी था, उसके बाद ही पराना नदी का स्थान आता है। यहाँ वाटरफॉल मिलेंगे, पराग्वे ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच अगर देखेंगे बाउंड्री बना रही है, सीमा भी बना रही है। इनके बीच में सीमा बनाते हुए वाटरफॉल मिलेंगे यहाँ पे, गुएरो वाटरफॉल। तो याद करना है आपको 2 वाटरफॉल का नाम, गुएरो वाटरफॉल जलप्रपात। नहीं भी याद हुआ तो आपको बस याद करना है वाटरफॉल है यहाँ पे। और इगुजाओ जलप्रपात। 2 जलप्रपात मिलेंगे। पराना नदी का आप अनुसरण करें। मैप में अगर आप पराना नदी देखेंगे तो आप ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पे आइए। सीमा पे आपको वाटरफॉल का मार्ग दिखाई देगा, कुछ ऐसे करके चीन का निशान। अधिक चौड़ाई वाले वाटरफॉल हैं। तो जलप्रपात बना रहे हैं, गुआरो जलप्रपात और इगुजाओ जलप्रपात। तो यह है। एक तीसरी नदी है एंडीज पर्वतमाला, जो है एंडीज पर्वतमाला से गुजर रही है। देखिए एंडीज पर्वतमाला जैसे कोलंबिया में आती है 2 पोर्शन में बढ़ जा रही है। एक कार्डिलेरा ओरिएंटल, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। कार्डिलेरा ऑक्सी, हिंदी में लिखिए ऑक्सीडेंटल। और एक वाला मिलेगा कार्डिलेरा ओरिएंटल। ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल कहीं आप पढ़े होंगे, ये याद करिए। रॉकी पर्वत आ रहा था जब मैक्सिको में, तो सिएरा ओरिएंटल, सिएरा ऑक्सीडेंटल पढ़ लेते आप। इसी तरीके से जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला जैसे कोलंबिया में प्रवेश कर रही है तो 2 ब्रांचों में टूट जा रही है, ऐसे करके बढ़ रही है, वेनेजुएला की ओर आगे मूव कर रही है। इसमें एक नदी घाटी बनी है, यही नदी है। एंडीज पर्वत है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है कहाँ तक जा रही है? वेनेजुएला तक जा रही है एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला 2 ब्रांचों में बढ़ जाती है। जो एंडीज है 2 ब्रांचों में बढ़ रही है। इस वाला देखेंगे, इसे बोला जाता है कार्डिलेरा, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल।
ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल कर लीजिए, ऑक्सीडेंटल। और ये वाला ब्रांच जो बढ़ रहा है किसका ब्रांच है? एंडीज पर्वतमाला का, एंडीज पर्वतमाला का ब्रांच है कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कार्डिलेरा ओरिएंटल। कार्डिलेरा ओरिएंटल, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, और फिर नाम पढ़े होंगे ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल, याद आ रहा होगा मैक्सिको में जो सिएरा ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल था, दो ब्रांच में बट रही थी, ठीक उसी तरीके से एंडीज भी ऊपर की ओर दो भागों में। इसके बीच से कौन सी नदी निकल रही है? तो बोलना है आपको मैगडेलना नदी, मैगडेलना नदी ऐसे करके मिलेगी आपको मैगडेलना नदी। कार्डिलेरा ओरिएंटल, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, देखिए। तो इन दोनों के बीच से कौन सी नदी निकलती है? बोलना है आपको मैगडेलना। नाम याद कर लीजिए, मैगडेलना एक नदी का नाम है जो कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा ओरिएंटल के बीच से बह रही है और सीधा कैरेबियन सागर में गिर रही है, मैगडेलना नदी। एक नदी मिलेगी इसी से, एंडीज पर्वत से निकल रही है और डेल्टा बना रही है। इस नदी का नाम है ओरिनिको नदी, ओरिनिको। निको बोलिए और नोको बोलिए। ये नदी है वेनेजुएला में, डेल्टा बना रही है वेनेजुएला में, कैरेबियन सागर में गिर रही है, अर्थात अटलांटिक महासागर का हिस्सा है कैरेबियन सागर, तो कैरेबियन सागर में ही गिर रही है ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी के पड़ोस में मिलेगी आपको मैगडेलना नदी। क्या नाम है? मैगडेलना। मैप सामने रख के पढ़िएगा आप। मैगडेलना नदी वेनेजुएला में विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है, अर्थात ओरिनिको नदी पे ही विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। तो विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। किस नदी पे है? ओरिनिको नदी पे है। जब इसे आप नोट कर लेंगे तो इसके साथ में अब दूसरा नदी है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड था। ब्राजीलियन हाईलैंड में दो नदी थी, एक तो प्राना पढ़ लेते हैं, नीचे साउथ की ओर जा रही थी, एक ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात एक नदी नीचे की ओर जा रही है साउथ में और दूसरी नदी ऊपर की ओर जा रही है। नीचे की ओर जाने वाली नदी का नाम था पराना नदी और ऊपर की ओर जाने वाली नदी का नाम है सैन फ्रांसिस्को नदी। सैन फ्रांसिस्को, संत है फ्रांसिस्को, ऐसे लिखिए। तो सैन फ्रांसिस्को नदी है, कहाँ गिर रही है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ से निकल रही है? सोर्स क्या है? सोर्स है ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन आइलैंड। परावे देश है, परावे देश के नाम पे परावे नदी है। उर्वरे देश है, उर्वरे के नाम पे नदी है उर्वरे नदी। तो परावे नदी, उर्वरे नदी। कौन कौन से नदी अभी तक पढ़े आप? अमेजन नदी, पराना नदी, सैन फ्रांसिस्को नदी, ओरिनिको नदी, ओरिनको नदी और मैगडेलना नदी। परावे देश है, पराग्वे नदी, पराग्वे। उर्वरे देश है तो उर्वरे। ये नदियां हैं। फिर से एक बार आ जाइए एंडीज पर्वतमाला पे। देखिए जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला में बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो सकीर ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी भी मिलते हैं। ये रिंग ऑफ पैसिफिक में मिलता है, अर्थात प्रशांत महासागर का जो अग्नि वलय बोला जाता है वहां पे स्थित है, तो सकीर ज्वालामुखी मिलते हैं।
और बहुत सारे मित्र ज्वालामुखी मिलते हैं। इक्वाडोर में आएंगे, आपको मिलेगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में मिलेगा चिम्बरराजो। चिम्बरराजो, मैप में देखिए दोनों इक्वाडोर में मिलेंगे। क्या है? ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्बरराजो ज्वालामुखी भी सक्रिय ज्वालामुखी है। बोल्विया में आपको मिलेगा इलाम्पू। इलाम्पू, अम्मारो, परूमा। सबका नाम याद नहीं रखना है, इसमें इलाम्पू याद रख सकते हैं आप। सबसे ऊंची चोटी एंडीज की क्या थी? एंडीज पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या थी? माउंट एंकागुआ। माउंट एंकागुआ कहाँ पे मिल रही थी? अगर आप राजधानी सेंटियागो देखेंगे, सेंटियागो चिली की राजधानी है, तो सेंटियागो से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको, अर्थात चिली अर्जेंटीना के बीच में। चिली अर्जेंटीना, यहीं पे मिलेगी माउंट एंकागुआ। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का है। ऊंची चोटी, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी साउथ में मिलती है, दक्षिण एंडीज में मिलती है। चिली अर्जेंटीना इसकी सीमा पे है। सेंटियागो अगर आपको मिल जाएगा, लोकेट कर लेंगे, चिली की राजधानी है। इसके थोड़ा सा ऊपर देखेंगे एंकागुआ दिखाई देगा। एक अन्य चोटी मिलेगी इसी के आसपास में, ओजोस डेल सलाडो। ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, ओजोस डेल सलाडो। इसकी हाइट सबसे अधिक है। अर्जेंटीना में मिलेगा आपको ओजोस डेल सलाडो, इसी के आसपास देखेंगे आप ओजोस डेल सलाडो। ये क्या है? पर्वत है। इस तरीके का पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं एंडीज पर्वतमाला में। इसमें से कोटोपैक्सी चिम्बरराजो का तो विशेष कर नाम याद रखना है। कोटोपैक्सी को पूछता है हमेशा, मुंह खुले रहते हैं, उद्गार होते रहता है, लावा निकलते रहते हैं। चिम्बरराजो का भी यही स्टेटस है। ओजोस डेल सलाडो सबसे ऊंचा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत में। लेकिन पर्वत में, अकेला पर्वत में एंकागुआ पूरा एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद ही इसका नाम आता है। अर्थात पहले नंबर पे एंकागुआ, उसके बाद ओजोस डेल सलाडो। बोल्विया है एंडीज पर्वतमाला पे। एक बोल्विया का पठार, बोल्विया का पठार, बोल्विया, ये मिलेगा बोल्विया। तो बोल्विया, बोल्विया के पठार पे स्थित है। राजधानी है लापेज। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी है। सबसे ऊंचाई, अगर राजधानी की बात करेंगे विश्व में कि सबसे अधिक किस देश की ऊंचाई पे स्थित राजधानी है, कैपिटल किस कंट्री की कैपिटल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो बोल्विया की राजधानी लापेज सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है। तो ऑलमोस्ट 2700 मीटर की ऊंचाई पे राजधानी है। इतनी ऊंचाई पे राजधानी बसा हुआ है। और तिब्बत के पठार के बाद सबसे ऊंचा पठार है। अगर तिब्बत का पठार, इसे हटा दिया जाए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का छत बोला जाता है, अगर इससे हटा दिया जाए तो फिर बोल्विया का पठार कहीं नंबर आता है ऊंचाई में। बोल्विया के पठार का स्थान आता है। तो तिब्बत के पठार के बाद बोल्विया का पठार सबसे ऊंचा स्थान है। एक मरुस्थल मिलेगा आपको, अटकामा मरुस्थल। ये सब मैं भी आपकी विशेषता बता रहा हूँ, नोट करते चलेंगे आप, क्योंकि इसमें हमको कंट्री पढ़ना क्या है, ब्राजील ही पढ़ना है, थोड़ा सा अर्जेंटीना के बारे में पढ़ना है। चिली के पास, तट के पास, ये मिलेगा आपको एंडीज से लगा हुआ, जो एंडीज पर्वतमाला है, इसी के साथ चिली में आपको मिलेगा अटकामा मरुस्थल। चिली देश है, तो चिली, इसकी राजधानी सेंटियागो है। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे लंबा देश के रूप में जाना जाता है।
तो सेंटियागो राजधानी है, अटकामा मरुस्थल मिलेगा चिली में, अटकामा, अटकामा मरुस्थल सेकंड पट्टी के रूप में आप देखेंगे। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है, 25 साल में वर्षा एक आध बूंद होती है, 25 वर्षों में वर्षा एक आध बूंद होती है। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अटकामा मरुस्थल में कि 400 साल से कोई वर्षा रिकॉर्ड नहीं किया गया है, 400 साल में वर्षा का रिकॉर्ड नहीं है, और 25 साल में एक आध बूंदी बारिश होते हैं अटकामा मरुस्थल में। तो औसत क्या है, एवरेज क्या है रेनफॉल का, कि 25 वर्ष में 25 सेंटीमीटर ही वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल बोला जाता है इसे, अटकामा मरुस्थल। द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है, चिली में। पेंटागोनिया का मरुस्थल में तो वर्षा हो भी जा रही है, इससे अधिक हो जा रही है, क्योंकि अर्ध शुष्क भी है शुष्क भी है। जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पेंटागोनिया का मरुस्थल, दो ही मरुस्थल मिलेंगे आपको, पेंटागोनिया मरुस्थल। अगर दक्षिण अमेरिका आप जाएंगे, दक्षिण अमेरिका कंट्री, कंटिनेंट, यहाँ पे आपको दो मरुस्थल मिलेंगे ओवरऑल। एक तो अटकामा मरुस्थल मिल जाएगा, एंडीज के लेफ्ट हैंड साइड है, और एक है पेंटागोनिया का मरुस्थल, बाकी जगह मरुस्थल नहीं मिलेंगे। और पूरा अगर बात करेंगे दक्षिण अमेरिका का कि सबसे गर्म स्थान क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये है ग्रान चाको पे मिलेंगे। ग्रान चाको जो एक प्लेन क्षेत्र है, मैदान है, ग्रान चाको वनस्पतियों से ढका भी है, घास भी होते हैं, पाम के वृक्ष होते हैं। ग्रान चाको में एग्रीकल्चर भी हो रहे हैं। आज के डेट में ग्रान चाको में एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है, तो शुगर केन उगाए जा रहे हैं, जेत्रोपा पौधा उगाए जाते हैं, और सारगोम जैसी वनस्पतियां उगाई जा रही है। जो ग्रान चाको है 3 कंट्रियों में मिलेगा आपको, बोलिविया, पेरू में मिल जाएगा, और अर्जेंटीना में मिलेगा। एक समतल क्षेत्र है, वर्षा तो होते हैं, वनस्पतियां भी हैं, मैदान के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे अधिक तापमान इसी बेल्ट में मिलता है, तो ग्रान चाको है। बाकी और भी बहुत सारी इसकी विशेषता है। खनिज परिणाम को ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो भी देखना है। फिलहाल थोड़ा फैक्ट कर करके आपको राइट डाउन करना होगा, जो भी फैक्ट आ रहे हैं उसको लिखते चलिए। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होंगे, इस साइड तो बाधा आ रहा है, एंडीज पर्वतमाला सही तरीके से जुड़ने नहीं दिया। अगर चिली की बात करें, एक बार फिर से मैप में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे सकता है, एंडीज पर्वतमाला है, ये तो बाधा की तरह है, सीधा औसत ऊंचाई 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर का सीधा खड़ा पर्वत है समुद्र तट के साथ। अगर चिली कोस्ट के पास बसा हुआ एक कंट्री है, चिली से ब्राजील जाना है तो रेलवे है ही नहीं, डिस्कनेक्ट है, ब्राजील और चिली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। इधर से इक्वाडोर है, ब्राजील से भी नहीं जुड़ा हुआ है, कैसे जाएगी, बीच में एंडीज पर्वतमाला, बाधा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कम है। लेकिन अर्जेंटीना के साथ चिली जुड़ा है, बीच में एक रेल मार्ग निकलता है, तो थोड़ा सा वो देख लेंगे। फिर सिटी कहाँ बसी है, सिटी मिलेंगे सभी तटों के पास, शहर बसे हुए हैं, मैप में देखेंगे तो तटों के पास ही बसा है। जैसे अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स देखिए, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, साओ पालो, साओ पाओ पालो, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, दिखना नहीं है आपको, बस देखना है ब्यूनस आयर्स। जो सिटी बता रहा हूं मैं आपको कि सिटी कहाँ मिलेंगे, वेनेजुएला का काराकास, सेंटियागो, सेंटियागो, तो तटों के पास बसे हुए हैं। जो पुर्तगाली और स्पेनिश लोग थे, इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए शहर बसाया तटों के पास। बाकी बाधा उत्पन्न करता है, जैसे एक ब्राजीलियन हाईलैंड, ये भी बाधा उत्पन्न करता है, सीधा खड़ा एक पठार है। तो अटलांटिक महासागर से अगर ब्राजील की साइड जाना, फिर इस पठार बीच में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी बेल कनेक्ट नहीं होने दिया। इधर से अमेजन का फॉरेस्ट, घने जंगल है, ये भी कनेक्टिविटी नहीं देता है कि वेनेजुएला ब्राजील अच्छे से कनेक्ट हो जाए। इधर गुयाना हाईलैंड है, तो बेल कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट है। घने जंगलों ने
और विभिन्न प्रकार की जो नदियां, 1000 से ज्यादा नदियां अमेजन की बाधा उत्पन्न की, तो रेलवे सड़क का विकास नहीं हो पाया। इस क्षेत्र में रेलवे सड़क का सही से विकास नहीं हो पाया, एंडीज पर्वतमाला में विकास नहीं हो पाया। रिजल्ट है, सिटी विकसित नहीं हो पाए, वाणिज्य केंद्र, उद्योग, नगर जहां विकसित हुए सिर्फ तटों के पास ही विकसित हुए। और यहीं से जो उपनिवेश बसा था स्पेन का, पुर्तगाल का, वो एक्सपोर्ट करते थे। किस चीज का एक्सपोर्ट कर रहे थे? तो खनिज का या कृषि प्रोडक्ट का, कृषि उत्पाद, कृषि का एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए तटों के पास है। और जनसंख्या भी कम है इनकी। अर्जेंटीना इतना बड़ा देश है, 4 करोड़ जनसंख्या है अर्जेंटीना की, बहुत बड़ा देश है। 25 लाख वर्ग किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर का, इंडिया का आधे से भी अधिक है। लेकिन जनसंख्या सिर्फ 4 करोड़ है। अकेले दिल्ली की जनसंख्या 3.5 करोड़ है। तो जनसंख्या है कहाँ? जनसंख्या तो बहुत ही कम है, एक ही सिटी में एडजस्ट हो सकते हैं। तो इनके पास जगह बहुत है, जमीन बहुत है, लेकिन वेल कनेक्टेड नहीं है आपस में। और अभी भी कृषि उत्पाद पे ही मोस्टली डिपेंड है, या खनिज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और औद्योगिकरण तो अभी इनका विकासशील दर्जा मिला हुआ है। अर्थात जैसे ब्राजील को देखेंगे, अर्जेंटीना को देखेंगे, G20 के भले मेंबर हो, ब्राजील तो ब्रिक्स का भी मेंबर है, लेकिन एक विकासशील कंट्री है, विकासशील है। तो विकसित कंट्री अभी नहीं बन पाए ये, बस यही है। और भी थोड़ा फैक्ट देखेंगे, बने रहिए तब तक टू टू आई इसमें।